चलिए आज हम लोग हिस्ट्री जो कल हम लोग कुछ देखे थे, कुछ पार्ट हमारा बचा हुआ था। ठीक है, जैसे कि हम लोग कल देख चुके थे जल निकास प्रणाली तक हम लोग देख चुके थे। ठीक है, आज हम लोग इसी का जो कुछ पार्ट बच चुका था, सेकेंड वीडियो हम लोग देखेंगे स्नानागार। ठीक है, तो देखिए स्नानागार क्या था कि मोहनजोदड़ो का एक प्रमुख सार्वजनिक स्थल। ठीक है, यहाँ के विशाल दुर्ग, ठीक है, विशाल दुर्ग कहने का मतलब है कि जो विशाल दुर्ग था उसकी जो लंबाई चौड़ाई थी वो था 50, ठीक है, 4.86 इंटू 33 मीटर था। ठीक है, यह विशाल स्नानागार, ठीक है, यानी 39 फुट, ठीक है, लंबा, ठीक है, 23 फुट जो था वो चौड़ा और 8 फुट जो था वो गहरा। ठीक है, यानी 39 फुट जो था वो क्या था, लंबा था। ठीक है, 23 फुट क्या था, चौड़ा था, और 8 फुट जो था वो क्या था, गहरा था। यानी इस तरीके के आकार का वो बना हुआ था। ठीक है, ये आपका लंबाई था, ये चौड़ाई था, और ये आपका जो था वो गहराई था। ठीक है, इस आकार में बना हुआ था। इसमें उतरने के लिए, यानी जो स्नानागार होता था उस स्नानागार में उतरने के लिए, ठीक है, उत्तर और दक्षिण, ठीक है, दोनों तरफ क्या बना हुआ था, सीढ़ियाँ बनी हुई थी, जिस सीढ़ियाँ के माध्यम से लोग उस स्नानागार में उतरते थे। ठीक है, और जो स्नानागार होता था वो दो प्रकार से होता था। एक स्नानागार जो होता था कि प्रत्येक के घरों में कुआं होता था, कुआं के साथ साथ स्नानागार भी हुआ करता था। लेकिन एक जो स्नानागार था, यानी जो अभी हम लोग इस स्नानागार की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या होता था कि शहर से बाहर की ओर होता था। ठीक है, जैसे किसी प्रकार का अनुष्ठानिक कार्यक्रम या फिर आगे करते थे। ठीक है, ये जिसमें पूरे गांव के लोग सम्मिलित होते थे, उस कार्य में अपनी भूमिका निभाते थे। ठीक है, स्नानागार का फर्श जैसे हमारे ये स्नानागार लंबाई हो गई, चौड़ाई हो, ये जो फर्श हो गया जहाँ पे पानी इकट्ठा होकर के रहता था। ठीक है, इसी फर्श को क्या था कि पक्की ईंटों से, ठीक है, बना हुआ था। ठीक है, इस विशाल स्नानागार का उपयोग अनुष्ठानिक स्नान हेतु होता था। स्नानागार से जल निकास की भी व्यवस्था थी एवं स्वच्छ पानी को एक कुएं द्वारा स्नानागार में लाया जाता था। ठीक है, देखिए इसका पिक्चर हम लोग देखते हैं। देखिए यही जो पिक्चर है ये हमारा क्या है, स्नानागार का है। ठीक है, उत्तर और दक्षिण दोनों साइड में क्या, इधर भी सीढ़ियाँ थी, इधर भी सीढ़ियाँ थी। ठीक है, इस सीढ़ियाँ से लोग क्या करते थे कि यहाँ पे उतर करके यहाँ पे इस स्थल पर वो आते थे। ठीक है, और यही जो इसका है, ठीक है, ये हो गया लंबाई, ये हो गया चौड़ाई, और ये जो है इसका क्या था कि फर्श है, या फिर उसको लोग गहराई बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता था कि एक कुआं बना हुआ होता था। ठीक है, उस कुएं के माध्यम से इसी स्नानागार में क्या होता था कि जब पानी गंदा हो जाता था, लोग स्नान करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे एक छेद बना हुआ था, छिद्र था, उससे क्या होता था कि पानी को बाहर निकाल दिया जाता था उस स्नानागार से। ठीक है, बाहर निकालने के बाद पुनः इसमें स्वच्छ पानी जो था वो भरा जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, अन्नागार। ठीक है, अन्नागार देखिए क्या, मोहनजोदड़ो में ही 45.72 मीटर लंबा एवं 22.86 मीटर, ठीक है, एक चौड़ा अन्नागार मिला है। अब अन्नागार क्या होता था कि प्रत्येक के घरों में अन्नागार, या फिर हम लोग डायरेक्ट को बोल सकते हैं भंडार घर, ठीक है, जहाँ पे लोग अनाजों को रखते थे। ठीक है, जैसे आज हम लोग देखते हैं कि वर्तमान समय में जब लोग घर बनाते हैं, ठीक है, तो प्रत्येक के घरों में एक भंडार रूम होता है, भंडार घर होता है, जिसमें क्या करते हैं वो अनेक प्रकार के अनाजों को रखने का काम करते हैं। ठीक है, अन्नागार में हवा जाने की व्यवस्था, ठीक है, यानी मान लिया जाए किसी भी अनाज को एक कमरा हम लोग पूरा बंद कर दिया जाए और उसमें ना कहीं से सूर्य की प्रकाश जाए, कहीं से रोशनी जाए, ना हवा जाए, तो क्या वो स्वाभाविक है अनाज हमारा जो है वो बर्बाद हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ठीक है, अन्नागार का सुदृढ़ आकार था, आकार प्रकार हवा जाने की व्यवस्था वहाँ पे थी। ठीक है, हड़प्पा में पक्की हुई ईंटों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, यानी जो अन्नागार बनाया जाता था या फिर जो भवन बनाया जाता था, आवास बनाया जाता था लोगों को रहने के लिए, ठीक है, वो 1 से 2 मंजिलों का भी मिला है। तो वो जो आवास बनाने के लिए जो लोग प्रयोग करते थे वो कहीं ना कहीं पक्की हुई ईंटों का प्रयोग करते थे। ठीक है, और इसका जो अनुपात था 4:2:1 होता था, ईंटा का जो अनुपात था। ठीक है, लंबाई इतना होता, चौड़ाई इतना होता था, डेवन जो होता था उसका ऊंचाई होता था, हाइट होता था। ठीक है,
ईंटें चतुर्भुजाकार होती थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी ईंटें का आकार, ठीक है, यानी मोहनजोदड़ो से जो ईंटा प्राप्त हुआ था उसका आकार उसका कितना था, तो 51.43 इंटू 2.6 यानी 26.27 इंटू 6.35 सेंटीमीटर जो था उस ईंटा का आकार था, ठीक है। और सामान्यता ये जो सिर्फ मिला है वो मोहनजोदड़ो से मिला है, यानी मोहनजोदड़ो से जो ईंटा प्राप्त हुआ, ठीक है, उस ईंटे का आकार जो था अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा बड़ा प्राप्त हुआ। लेकिन सामान्यतः जो अन्य क्षेत्रों में या फिर मोहनजोदड़ो लोथल बात करें, हड़प्पा बात करें, कालीबंगा की बात करें, या फिर हड़प्पा के अंतर्गत जितने भी शहर प्राप्त हुए थे वे शहरों से जो सामान्यतः ईंटें मिले थे वो 27.9 इंटू, ठीक है, 13.7 इंटू 6.35 मीटर के जो थे वो ईंटा के जो था वो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई था, ठीक है। अब देखिए ये जो है वहाँ का जो भवन है, ठीक है, ये होता था। अब यहाँ जो होता था, देखिए ये जो स्ट्रक्चर है पूरा हमारा हड़प्पा सभ्यता का जो घर बनाया जाता था, आवास जो बनाया जाता था उसका स्ट्रक्चर है। इसी तरीके तो क्या इस पूरे क्षेत्र में कोई एक परिवार के लोग रहते थे, कोई एक परिवार के तो लोग तो नहीं रहते होंगे, क्योंकि उस पूरे सभ्यता के लोग यहाँ पे क्या करते थे, निवास करने का काम करते थे, ठीक है। तो प्रत्येक के घरों में क्या होता था, जैसे कि देखिए एक घर दिख रहा है हमको, घर दिख रहा है ना, तो इस घर में जो होता था वो क्या होता था, जैसे देखिए अब ये मुख्य दरवाजा था, एक क्या था, खिड़की था, ठीक है। लेकिन यहाँ से जो देखने को मिला, अब देखिए ये तो मुख्य दरवाजा होगी, ये समझ मान लीजिए हम उसको गली बोल सकते हैं, गली बोल सकते हैं, जिसमें लोग क्या थे, जो इसके अंदर में बसे हुए लोग थे, ठीक है, क्योंकि जो शहर बसा हुआ था वो तो सिर्फ सड़क किनारे तो नहीं बसा हुआ था, ठीक है। क्योंकि कल भी हम लोग देखे थे जब वहाँ की सड़क व्यवस्था को देख रहे थे तो एक मुख्य सड़क होता था, ठीक है, मुख्य सड़क के अलावे, ठीक है, बहुत सारी छोटी छोटी गलियाँ होती थी जिसमें अलग अलग शहर बसा हुआ था। तो ये जो गली होती थी, ठीक है, इसका जो दरवाज़ा खुलता था, गली का जो दरवाज़ा खुलता था वो हमेशा सड़क की ओर खुलता था, ठीक है, ना कि गली के अंदर की ओर, ठीक है। अब ऐसा इसलिए क्यों होता था, क्योंकि देखिए अगर ये हमारा गली हो गया और यहाँ पे अगर हम दरवाज़ा है और इस दरवाज़ा को अगर हम अंदर खोलेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे इतना हमारा स्पेस होगा, एक्स्ट्रा ले रहा है, एक्स्ट्रा स्पेस ले रहा है ना, यानी उस स्थान को पूर्णतः हमको खाली रखना पड़ेगा। अगर खाली नहीं रखेंगे तो क्या हम दरवाज़ा को खोल पाएंगे, नहीं खोल पाएंगे। तो इसीलिए क्या होता था कि यह दरवाज़ा जो था वो बाहर की ओर खोला जाता था। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए जो मुख्य मार्ग होता था, ठीक है, क्योंकि ये तो गली की बात हो गई, जो मुख्य मार्ग होता था उस मुख्य मार्ग में जो सड़क होता था वो हमेशा अंदर की ओर खुलता था, ठीक है, क्योंकि मुख्य मार्ग बहुत सारी वाहन लोग अपना व्यापार करते थे, ठीक है, मवेशियों को ले जाते थे, बैलगाड़ी से व्यापार करते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि हड़प्पा के अंतर्गत देखा जाए तो बहुत सारे नगर प्राप्त हुए थे ना, जैसे मोहनजोदड़ो था, लोथल था, कालीबंगा था, बनावली था, रंगपुर था, धौलावीरा था, ये सब नगर प्राप्त हुए थे ना। तो आखिर इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से क्यों जानते हैं, हो सकता है मोहनजोदड़ो के नाम से जान सकते थे कि नहीं जान सकते थे, ठीक है। तो ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि कल भी इस पर हम लोग डिस्कस किए थे कि 1826 ईस्वी में जब चार्ल्स मेसन के द्वारा लाहौर से कराची के बीच में जब रेलवे ट्रैक को बिछाया जा रहा था तो उसी दरमियान में उसी समय में क्या मिला था कि कुछ, अब जैसे कि देखो यहाँ हमारा लाहौर हो गया, यहाँ कराची हो गया, अब इसके बीच में रेलवे ट्रैक को बिछा रहे हैं, रेलवे लाइन को बिछा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि यहाँ बीच में टीला बना हुआ है, मिट्टी का ढेर बना हुआ है, तो आखिर इस मिट्टी को ढेर को हटाना पड़ेगा ना। अगर बिना इस मिट्टी को ढेर को हटाए हुए क्या हम रेलवे ट्रैक को बिछा पाएंगे, नहीं बिछा पाएंगे। तो इस मिट्टी को ढेर को जो था वो चार्ल्स मेसन के द्वारा, ठीक है, उनकी देख रेख में विलियम बंटन वहाँ जो ब्रिटिश अधिकारी थे उन सबको देख में क्या यहाँ हटाया जा रहा था। और हटाने के बाद कुछ क्या मिला, अवशेष मिला, ठीक है। अवशेष मिलने के बाद क्या होता है कि सबसे पहले जो अवशेष मिला था वो हड़प्पा सभ्यता से ही मिला था, ठीक है, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता की जो विधिवत खुदाई की गई थी ये की गई थी 1921 ईस्वी में, ठीक है, दयाराम साहनी के द्वारा या फिर राय बहादुर साहनी के द्वारा, ठीक है। क्लियर। अब देखिए इसमें क्या है, इस सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सभ्यता सिंधु नदी के, ठीक है, आसपास या तट पर, ठीक है, फैली हुई थी, ठीक है। यह इलाका उपजाऊ थी, हड़प्पा वासी यहाँ पर खेती करते थे,
अब देखिए हड़प्पा जो बसा हुआ था अब सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ था। और कल भी ये भी डिस्कस किए थे हम लोग कि विश्व में जितनी भी सभ्यता का विकास हुआ उस सारी सभ्यता का विकास कहीं ना कहीं नदी घाटी के किनारे हुआ था। ठीक है, तो नदी घाटी के किनारे होने का रीज़न क्या था कि लोगों को जितना ज़रूरत था वो पानी पर्याप्त मात्रा में मिल जाता था, जो सुविधाएं जो सुविधाएं मिल जाता था। पानी के साथ साथ जैसे कल बताए थे लोथल, ठीक है, तो लोथल क्या था कि गोदीवाड़ा या फिर बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था। यानी लोथल से लोग क्या करते थे, कहीं ना कहीं विदेशी व्यापार करते थे। ठीक है, तो नदी घाटी के किनारे मान लीजिए नहीं शहर बसा हुआ रहता तो क्या लोग खेती कर पाते, नहीं कर पाते, क्योंकि उस समय उतना तो तकनीकी हमारे पास डेवलप नहीं कर चुका था, आधुनिक यंत्र या आधुनिक मशीन तो नहीं आ चुकी थी। ठीक है, तो आखिर कहीं ना कहीं वो नदी घाटी के किनारे बसे। और नदी घाटी के किनारे बसने का सबसे बड़ा रीज़न क्या था कि लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध हो जाता था। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता की बस्तियाँ। बस्तियाँ कहने का मतलब है जो बस्ती बसा हुआ था, ठीक है, जिसको हम लोग एक मोहल्ला बोल सकते हैं। हर क्षेत्र में एक मोहल्ला बसा हुआ था ना, तो उस तरीके से हड़प्पा जो था वो बस्तियों में क्या था कि बटा हुआ था। अब देखिए क्या हड़प्पा सभ्यता की बस्तियाँ जो थी वो पूर्णतः दो भागों में बटा हुआ था। एक, ठीक है, एक था दुर्ग और एक था निचला, यानी एक पूर्वी टीला और एक पश्चिमी टीला। ठीक है, अब देखिए दुर्ग जो था वो दुर्ग में क्योंकि दो भागों में बटा हुआ था, अब दुर्ग के अंतर्गत कौन कौन से लोग निवास करते थे और निचले शहर यानी निचला स्तर का जो था वहाँ पे कौन कौन से लोग निवास करते थे, रहते थे। ठीक है, ये दुर्ग जो था कच्ची ईंटों की चबूतरे पर बनी होती थी। ठीक है, दुर्गों की दीवारों से घेरा गया था। ठीक है, दुर्ग पर बनी संरचनाओं का प्रयोग समता विशिष्ट सार्वजनिक, ठीक है, प्रयोग के लिए किया जाता था। यानी किसी प्रकार का सार्वजनिक कार्य किया जाता था तो उस कार्य को कहाँ पे किया जाता था, दुर्ग में किया जाता था। ठीक है, दूसरा क्या है, निचला शहर बसा हुआ था। अब देखिए ये जो निचला शहर बसा हुआ था, निचला शहर आवासीय भवनों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करता है कि निचला शहर भी दीवारों से घेरा गया था। ठीक है, यानी चार दीवारी से घेरा गया था। ठीक है, इसके अतिरिक्त कई भवनों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था। ठीक है, जो नींव का कार्य करते थे। जैसे देखिए, क्योंकि पिक्चर के माध्यम से देखिए, देखिए ये जो बनाया गया था ना, देखिए यहाँ एक घर बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है कि यहाँ पे इसको मिट्टी से इसके क्या कुछ हाइट, उसको हाइट किया गया है और हाइट के ऊपर बनाया गया है। ऐसा इसलिए किया जाता था क्योंकि अगर मान लिया जाए, क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था, जितनी भी सभ्यता का विकास हुआ वो सारी सभ्यता कहीं ना कहीं नदी घाटी किनारे बसा हुआ था। अगर मान लिया जाए ये समतल, ये हमारा मान लीजिए एक ज़मीन है और इसी ज़मीन के ऊपर हम घर बना देते हैं। ठीक है, मान लीजिए गड्ढा, उसी गड्ढा में अगर हम घर बना दें तो स्वाभाविक है यहाँ से नदी गुजर रही है। अब इस नदी का जब पानी स्वाभाविक इसके ऊपर चला जाएगा, नहीं उस घर के अंदर चला जाएगा ना। लेकिन अगर कुछ मिट्टी को या कुछ ईंटों का दीवारी दे करके कुछ उसको हाइट करके अगर हम बनाते हैं तो उतना पानी तक वो स्टॉक कर सकता है ना। मान लीजिए 2 फीट 4 फीट जितना हम लोग ऊंचा करके बनाएंगे उतना पानी वहाँ स्टॉक करेगा, उसके बाद ही ना हमारे घर में प्रवेश करेगा। और अगर उसी गड्ढे में अगर बना देंगे तो आसानी से वो प्रवेश कर सकता था यहाँ की, नहीं कर सकता था, कर सकता था ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता में भवन निर्माण। यानी हड़प्पा सभ्यता में जो भवन निर्माण किया जाता था, भवन जो बनाया जाता था वो किस आकार में बनाया जाता था। ठीक है, कैसे उसकी संरचना क्या होती थी, कौन कौन से भवन निर्माण, यानी घर जब बनाया जाता था वहाँ पे रहने के लिए आवास जो बनाया जाता था, उस आवास में कौन कौन सी सुविधाओं को ध्यान में रख करके बनाया जाता था। जैसे आज हम लोग घर बनाते हैं ना, तो घर में सबसे पहले प्राथमिकता हम लोग क्या देते हैं, बेडरूम होना चाहिए, डाइनिंग रूम होना चाहिए, किचन होना चाहिए, वॉशरूम होना चाहिए, सारी फैसिलिटी हम लोग घर में रखते हैं ना। ठीक है, तो उसी तरीके से उस समय भी जब लोग घर बनाते थे, मकान बनाते थे, आवास बनाते थे रहने के लिए, तो सारी सुविधाओं को ध्यान में रख कर रखते थे। ठीक है, कि कौन सा हमको बेडरूम कहाँ बनाना है, किचन कहाँ बनाना है, वॉशरूम कहाँ बनाना है, डाइनिंग रूम को कहाँ बनाना है। ठीक है, आंगन जिसको हम लोग पहले बोलते थे, प्रत्येक के घरों में एक आंगन मिलता था पहले। ठीक है, उसको आज हम लोग हॉल बोलते हैं। देखिए क्या है, हड़प्पा सभ्यता में मकानों की योजना आंगन पर आधारित थी।
यानी प्रत्येक, जैसे कि देखिए घर जो बनाया जाता था, मान लीजिए कि पूरा हमारा ज़मीन हो गया, पूरा भूमि का संरचना हो गया, ठीक है, तो यहाँ बीच में जो होता था वो क्या होता था, आंगन होता था, ठीक है, और इसके चारों तरफ जो थे वो क्या होते थे कि घर बनाए जाते थे, कमरे बनाए जाते थे, ठीक है, जिसमें शौचालय, ठीक है, अन्नागार, रसोई घर, ठीक है, रसायन कक्ष। रसायन कक्ष हम लोग बोल सकते हैं कि जहाँ पे हम लोग अनाज को रखते हैं उसको रसायन कक्ष के नाम से भी जाना जाता है। 30 प्रकार की प्रत्येक के घरों में ये सारी सुविधाएं थी। तो सोचिए कि आज हम लोग मॉडर्न ज़माना में आ गए, उसके बावजूद भी हम लोग के पास इतना सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती हम लोग घरों में। क्या सभी घरों में सुविधाएं उपलब्ध है? नहीं है। लेकिन उस समय सोचिए कि कितना डेवलप सभ्यता था हड़प्पा सभ्यता, जो आज से हज़ारों साल पहले उसका समाप्त हो गया था, पतन हो गया। उस समय ये सब सारी सुविधाएं वो सबके घरों में होती थी, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, मजबूती के लिए नींव निर्माण की जाती थी। नींव निर्माण करने का मतलब आज हम लोग मजबूती के लिए क्या करते हैं, पिलर करते हैं, टाइबिंग पर घर बनाते हैं, ठीक है। उसी तरीके सड़कों के किनारे मकान बने थे, ठीक है, जिनसे सुविधा, हवा, सफाई एवं प्रकाश की पूर्ण व्यवस्था होती थी। यानी जब लोग घर बनाते थे, ठीक है, तो जिसमें से क्या सुविधा होना चाहिए, हवा होनी चाहिए, हवा साफ जा सके, साफ सफाई की सही व्यवस्था होनी चाहिए, और प्रकाश जो होता है सूर्य की प्रकाश जाने की पूर्ण व्यवस्था होती थी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मकान जमीन से ऊंचाई पर बनाए जाते थे। अभी जस्ट बताया था ना कि मकान जो बनाया जाता था वो ज़मीन से कुछ ऊंचाई पर इसलिए बनाया जाता था क्योंकि ये सारी सभ्यता नदी घाटी के किनारे बसी हुई थी, ठीक है। तो नदी घाटी के किनारे बसा हुआ रहने के कारण क्या हुआ कि अगर वो ऊपर नहीं बनाती तो नदी का, जब नदियों में बाढ़ आता था बारिश के मौसम में, तो उसका जलस्तर क्या होता कि डायरेक्ट उसके घर में चला जाता, ठीक है। तो जिससे बहुत सारे लोग प्रभावित होते थे ना, ठीक है। मकानों के दरवाजे सड़क की ओर, ठीक है, खुले रहते थे। तो बताया ना कभी, जस्ट जो मुख्य मकान होता था जो सड़क पर गली में होता उसकी बात नहीं, जो मुख्य सड़क में मार होता था उसका मकान हमेशा जो होता दरवाज़ा खुलता था वो गली की ओर खुलता था, यानी सड़क की ओर खुलता था, ठीक है। मकानों के प्रवेश द्वार मुख्य मार्ग की अपेक्षा गली की ओर खुलते थे। अब जैसे कि मुख्य मार्ग हुआ और उसके बाद बहुत सारा कुछ गली हुआ तो वो गली की ओर खुलते थे, जिसके कारण बाहरी हलचल एवं प्रदूषण से सुरक्षित रहा होगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन, उसका जो सोशल लाइफ था वो किस तरीके से था, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में परंपरागत परिवार की इकाई थी, ठीक है। उनका सामाजिक जीवन सुखी एवं सुविधापूर्ण था। हड़प्पा सभ्यता के समाज मातृ सत्तात्मक था। अब देखिए यहाँ होता है दो परिवार तो आज देखा जाए तो दो प्रकार का परिवार होता है, एक मातृ सत्तात्मक होता है, एक पितृ सत्तात्मक होता है, ठीक है। तो मातृ सत्तात्मक में क्या होता है कि माता का वंश चलता है, ठीक है, और पितृ सत्तात्मक में क्या होता है कि पिता का वंश चलता है, ठीक है। अगर हम लोग देखें तो जैसे कि जब लोग विवाह करते हैं तो स्वाभाविक है कि जो कन्या होती है, लड़कियां होती है, वो स्वाभाविक अपने पति के यहाँ आ जाती है, ठीक है। तो जब वो अपने पति के यहाँ आ जाती है तो क्या अपने वो माता का वंश को बढ़ाती है, वो तो स्वाभाविक अपना पिता को वंश को बढ़ाती है ना, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं क्या, पितृ सत्तात्मक। लेकिन मातृ सत्तात्मक में क्या होता था कि जो लड़का होता था, ठीक है, वो लड़का स्वयं अपने क्या होता था कि पत्नी के यहाँ चले जाते थे, यानी ससुराल चला जाता था, और वो पिता के वंश को फिर छोड़ करके यानी पत्नी के वंश को आगे बढ़ाता था। उसी को क्या बोला जाता था, मातृ सत्तात्मक समाज या मातृ सत्तात्मक परिवार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब देखिए ये सब जो है वो हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक लोग हैं, जो समाज के हित में जो होते वो काम करे। देखिए ये आपका घड़ा है, ये आपका कढ़ाई है, ये आपका सुराही, इस तरीके से बर्तन देख रहे हैं ना, ये कुआं आपका है, ठीक है। तो इस तरीके से अब कुआं था तो कुआं से वो क्या करते थे, जल निकालने का काम करते थे। इस तरह से नृत्य करते, घर के बाहर जो पिक्चर बनाया हुआ था, ठीक है। अब देखिए ये सब क्या है कि अनेक प्रकार की, जैसे कल भी बताए थे, डिस्कस किए थे हम लोग, वस्तुओं को तौलने के लिए, नापने के लिए, तौलने के लिए जो बटखारा की बात हो रही थी, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखिए वस्तुओं को तौल रहे हैं ना, ठीक है। तो ये सब प्रचलन उस समय बहुत ज़्यादा था, ठीक है।
अब समझिए हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक जीवन की विशेषता क्या थी। विशेषता कहने का मतलब है कि उस समय के लोग किन किन समाज में जैसे रहते हैं, तो स्त्री अगर आभूषण की बात करें जिसको हम जेवर बोलते हैं, ठीक है, तो आभूषण के स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों वर्ग के लोग आभूषण के शौकीन होते हैं ना, ठीक है। तो कौन कौन से आभूषण उसमें प्रचलन था और आभूषण को कैसे यूज करते थे। देखिए हड़प्पा सभ्यता के लोग शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे, जनरली आज भी वही होते हैं, ठीक है, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते हैं, ठीक है। आगे क्या है, इस सभ्यता के लोग आभूषण के शौकीन थे, ठीक है, और आभूषण के जो शौकीन थे वो दोनों वर्ग के लोग, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, ठीक है, दोनों वर्ग के लोग क्या करते थे, आभूषण धारण करते थे, ठीक है। जिसमें था क्या, कंठार जो था वो क्या कंठ में पहना जाता था, ठीक है। कर्णफूल जो था कान में, जिसको आज हम लोग कनवाली बोलते हैं, ठीक है। हौसली जो था हाथ में पहना जाता था, ठीक है। भुजबंद भुजा में पहना जाता था, ठीक है। कड़ा और अंगूठी, कड़ा पहना जाता था, जैसे पुरुष वर्ग के लोग कड़ा पहनते थे, अंगूठी पहनते थे, ठीक है। उसी तरीके से करधनी कहने का मतलब जो कमर में पहना जाता था। तो इस तरीके से आभूषण का उसमें प्रचलन था, ठीक है। और ज़्यादातर जो आभूषण बना हुआ था वो तांबा का था, लोहा का था, ठीक है, कांसा का था। नेक्स्ट देखिए, थर्ड पॉइंट में क्या है कि इस सभ्यता के लोग श्रृंगार प्रसाधन करने का मतलब है कि वो शौकीन थे श्रृंगार का, ठीक है। अब श्रृंगार में जैसे कि जब हम लोग देख रहे थे लोथल देखिएगा, तो लोथल से क्या हुआ कि तांबे का दर्पण प्राप्त हुआ था, ठीक है। तांबा का जो दर्पण उसमें लोग फेस देखने का काम करते थे, ठीक है। और साथ ही साथ लोथल से लिपस्टिक का साक्ष्य मिला था। लोथल जो क्षेत्र था, ठीक है, वहाँ से लिपस्टिक का भी साक्ष्य मिला, यानी श्रृंगार पटार की भी उस समय की महिलाएं जो थी वो शौकीन थी, ठीक है। नेक्स्ट है, ये रिपीट हो गया है, ठीक है। मोहनजोदड़ो से मछली पकड़ने का कांटा प्राप्त हुआ है, यानी उस समय जो मोहनजोदड़ो में लोग रहते थे वो नदी के किनारे रहते थे, ठीक है। तो अपनी जीविका को चलाने के लिए कहीं ना कहीं मछली को वो पकड़ते थे, या मछली को जाल से बंसी से वो क्या करते थे, फंसाने का काम करते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि हड़प्पा सभ्यता मनोरंजन के साधन। तो हड़प्पा सभ्यता मनोरंजन के लिए कौन कौन साधन थे। मनोरंजन यानी कहने का मतलब खेलने के लिए साधन। जब लोग खाली समय में बैठते हैं तो कुछ ना कुछ मनोरंजन करते हैं, ठीक है। तो उसके पास कौन कौन सी सुविधाएं थी, ठीक है। तो मछली पकड़ना पहला मनोरंजन का साधन था। जब कुछ काम नहीं मिला तो चलो भाई हम लोग मछली पकड़ेंगे नदी में जाकर, एक मनोरंजन का साधन मिला। दूसरा क्या मिला, शिकार करना उनका प्रिय मनोरंजन था। शिकार करने लिए चले गए, जंगल में जाकर के पशु पक्षी को मारते थे, वो मनोरंजन का साधन हुआ, ठीक है। जानवरों की दौड़, ठीक है, झुनझुने, सिटिया तथा शतरंज के खेल, ठीक है। आज देखा जाए शतरंज के खेल जो बहुत ऐसे लोग खेलते हैं, ठीक है, उनके मनोरंजन के क्या था, साधन था, ठीक है। इसके अलावे पत्थर तथा सीप की गोलियां, ठीक है, जिसको आज हम लोग बोलते हैं गट्टर बोलते हैं ना, ठीक है, उससे लोग खेलते थे। खुदाई में पशुओं की मूर्ति, ठीक है, बैलगाड़ी, दो पहिए वाले तांबे का रथ मिला था, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दिखाए थे ना कि कैसे तरीके से जो लोग बैल बनाए थे मिट्टी का, ठीक है, उसमें जैसे हम लोग बोलते हैं कि जैसे कि दो पहिए वाला बैलगाड़ी, ये भी मिला था, ठीक है। नृत्य गान की मूर्ति, नृत्य गान कहने का मतलब है कि जो कुछ महिलाएं थी जो वहाँ पे नृत्य करने का भी काम करती थी, ठीक है, जिससे तांबा मोहनजोदड़ो से मिला है, नृत्य करती हुई महिलाओं का पिक्चर मिला था, ठीक है, नृत्य करती हुई मूर्ति भी मिला है, जिससे पता चलता है कि हड़प्पा वासी, ठीक है, भी नाच गान का कार्यक्रम जो थे वो करते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्या, पूर्ण स्वाधान कहने का मतलब जो लोगों की डेथ हो जाती थी तो उसका अंतिम संस्कार जो था वो कैसे किया जाता था। ऐसा नहीं कि किसी भी स्थान में खुले फेंक देते होंगे, ठीक है। तो शव को उत्तर से लेकर के दक्षिण की ओर दफनाया जाता था। जब हम लोग देखते हैं कि जब किसी का डेथ हो जाता है तो प्रायः आज भी, ठीक है, उनकी जो शव होता है उत्तर दक्षिण की ओर सुलाया जाता है, और दफनाने की भी प्रथा वही करते हैं कि इस तरीके से अगर कुछ लोग दफनाते हैं तो कब्र बनाते हैं। सिर जो होता है वो हमेशा इस साइड होता है, और पैर जो होता है हमारा इस साइड होता है। कि कभी देखें इस साइड इस तरीके से दफनाते हुए, कभी देखे हैं क्या, नहीं देखे। तो आखिर उस समय ये प्रथा प्रचलन था, और उसी प्रथा को आज भी कहीं ना कहीं हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, मान रहे हैं, ठीक है। आगे क्या नोट में देखिए क्या कि हड़प्पा में एक कब्र ऐसी मिली है
ठीक है, जिसे दक्षिण से उत्तर की ओर दफनाया गया है। ठीक है, लोथल में पूर्व तथा पश्चिम की ओर दफनाने के भी अवशेष मिले हैं। ठीक है, तथा शव करवट के रूप में है। जैसे शव को जब हम लोग सुलाते हैं तो डायरेक्ट सीधा सुलाते हैं ना, लेकिन शव जो है उसको करवट की ओर सुलाया गया था। ठीक है, अब ये कब मिला कि जब वहाँ पे खुदाई हुआ। ठीक है, तो खुदाई के दरम्यान में जैसे जिस तरीके से सुलाया गया था, अब हो सकता है कि किसी कारण से वो दब गया होगा मिट्टी, ये भी हो सकता है ना, क्योंकि फैक्ट तुम लोग नहीं बता सकते हैं, क्योंकि जो किताबों के माध्यम से बताएगी उसी चीज़ को हम लोग पढ़ रहे हैं ना, क्योंकि उस समय तो हम लोग थे नहीं, या फिर जब खुदाई हुआ क्या उस समय लोग वहाँ पे गए? आखिर जो इतिहासकार फिलोसफर लोगों के द्वारा जो बताया जाता है उसी चीज़ को ना हम लोग कहीं ना कहीं जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, लोथल से ही युग्म शव यानी स्त्री और पुरुष, ठीक है, दोनों को साथ में दफनाने का साक्ष्य मिला था। ठीक है, यानी इस समय ये भी पता चलता है कि उस समय सती प्रथा का प्रचलन था। ठीक है, अब सती प्रथा में क्या होता था कि जब पुरुष किसी कारण से पुरुष की मृत्यु हो जाती थी तो उसकी पत्नी को उसी चिता पर क्या होता था कि जला दिया जाता था, जिसका आज आधुनिक भारत में राजा राम मोहन राय जो हैं वो आधुनिक समाज के सुधारक बोला जाता है, जिनके द्वारा क्या किया उसको पुनः सुधार किया गया। आज भी आधुनिक भारत में भी सती प्रथा का प्रचलन था हमारे समाज में। ठीक है, सबसे बड़ी कब्रिस्तान हड़प्पा से मिला जिसे RH-37 की संज्ञा दी गई है। ठीक है, जहाँ पे क्या होता था कि लोगों को दफना दिया जाता था। ठीक है, देखिए यही जो है वो कब्रिस्तान है बॉडी को दफनाया गया था। और कहीं कहीं से ये भी साक्ष्य मिला था, ठीक है, कि जैसे कि कुछ लोग मान लीजिए कुछ लोग कुत्ता पालते थे, ठीक है, किसी चीज़ का नशीली पदार्थ का सेवन करते थे तो उसके साथ में वो भी दफना दिया जाता था। ठीक है, ये भी साक्ष्य मिला था वहाँ से। यानी जब लोगों की डेथ होती थी तो उनको जो जिस वस्तु से बहुत ज़्यादा प्रिय था ना, उस वस्तु को साथ में जाकर के वहाँ पे दफन कर दिया जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन। ठीक है, अब क्या है कि हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक स्वरूप के बारे में अभी तक किसी प्रकार का कोई लिखित, ठीक है, लिखित साहित्य व स्मारक उपलब्ध नहीं हुआ है कि उस समय आखिर किस देवी की पूर्व से पूजा करते थे। लेकिन पूजा का प्रचलन था, जैसे कि पीपल की बात करें, बरगद की बात करें, मूर्ति पूजा का भी प्रचलन था। लेकिन मुख्य रूप से अगर देखा जाए जैसे कि शिव का प्रचलन था, शिव भगवान की पूजा करते थे, वो प्रकृति की उपासना करते थे वो। ठीक है, उत्खनन से जो भी अवशेष प्राप्त हुए हैं उसी के आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है कि वो किन किन चीज़ों का पूजा करते थे। ठीक है, जैसे देखिए कि हड़प्पा में किसी भी तरह का कोई मंदिर का अवशेष प्राप्त नहीं हुआ, यानी जितने भी प्रकार के लोग पूजा करने का काम करते थे, जैसे आज हम लोग देखते हैं क्या कि हम लोग कुछ भी कहीं मूर्ति स्थापित करते हैं तो तुरंत वहाँ पे मंदिर बना देते हैं, हम लोग दरवाज़ा गेट लॉक कर देते हैं, सामने होता है ना। लेकिन उस समय क्या था कि ऐसी व्यवस्था देखने को नहीं मिला। ठीक है, कोई भी मूर्ति मिलता था, स्टेचू मिलता था, उसको खुले मैदानों में छोड़ दिया जाता था। ठीक है, ना ही कोई ऐसा भवन मिला है, ठीक है, जिसमें भवन मिला है जिसे कि मंदिर की संज्ञा दी जा सके। यानी कोई ना ऐसा भवन मिला है, ना कोई मंदिर मिला जहाँ पे कोई मूर्ति, कोई स्टेचू जो है वो स्थापित की गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है हड़प्पा वासी मातृ देवी की पूजा करते थे। ठीक है, ये लोग वृक्ष की पूजा करते थे, जिसमें से प्रमुख क्या था, पीपल था, बरगद था। ठीक है, और ये जो था पीपल जो था वो प्रमुख वृक्ष माना जाता था। ठीक है, उस समय भी लोग पीपल पूजा का प्रचलन था, जो आज भी हमारे समाज में कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। ठीक है, कालीबंगा एवं लोथल से ईंटे की बनी वेदी। अब वेदी देखिए क्या होता था, ठीक है, जो अग्नि पूजा का साक्ष्य है। ठीक है, कालीबंगा से हवन कुंड एवं अग्नि का भी साक्ष्य मिला। अब अग्नि वेदी बोलते हैं, जैसे लोग जब लोग कोई यज्ञ करता है, ठीक है, तो यज्ञ करने के बाद स्वाभाविक हवन करता है, तो हवन करने के लिए एक कुंड का निर्माण कर किया जाता है ना, कुंड जिसको हम लोग हवन कुंड बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पे बैठ करके लोग क्या करते हैं, हवन करने का काम करते हैं। ठीक है, तो यानी हवन कुंड या वेदी का साथ जो मिला कहाँ से मिला है, कालीबंगा से मिला है। देखिए नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता में लिंग पूजा का प्रचलन था। ठीक है, लिंग पूजा कहने का मतलब कोई स्टेच्यू था, कोई मूर्ति था, कोई पत्थर का था, ठीक है, उसका लोग प्रचलन उस समय पूजा करते थे। देखिए जैसे कि एक ये है, एक आप लोगों के बीच में ये है। ठीक है, ये क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का धार्मिक जीवन था। यानी उस समय
ये सब देवी देवताओं की पूजा लोग करते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक जीवन। ठीक है, यानी उसका आर्थिक जीवन तो क्या था, अर्थव्यवस्था के लिए कौन कौन सुविधाएं उनके पास थे। ठीक है, अब अर्थव्यवस्था में देखिए क्या है, सिंधु सभ्यता में अर्थव्यवस्था का आधार पहला क्या था, कृषि था। दूसरा क्या था, पशुपालन था। तीसरा क्या था, उद्योग था, व्यापार था। और व्यापार को हम लोग वाणिज्य बोलते हैं, व्यापार या वाणिज्य करना। ठीक है, जिसे निम्न रूपों द्वारा हम लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कृषि को देखेंगे कि कृषि जो था वहाँ का प्रमुख फसल था। ठीक है, कृषि लोग ज़्यादा मात्रा में करते थे और अर्थव्यवस्था का मुख्य साधन था। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था का मुख्य साधन वो कैसे बना। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता के निवासियों का मुख्य व्यवसाय क्या था, कृषि था। अब कृषि जो करते थे उसमें कौन कौन सा फसल का वो उत्पादन करते थे। ठीक है, तो जिसमें थे जौ, गेहूँ, कपास, ठीक है, मटर, तिल, चावल और कई प्रकार के फल जैसे कि खजूर, तरबूज इत्यादि उगाए जाते थे। अब देखिए कि हड़प्पा सभ्यता का जो कृषि व्यवस्था, जो एग्रीकल्चर सिस्टम था, वो इतना अच्छा क्यों था। ठीक है, क्योंकि हड़प्पा देख रहे थे हम लोग सिंधु नदी किनारे बसा हुआ था। देखे ना, तो नदी किनारे बसा होने के कारण क्या हुआ कि इन्हें कृषि करने के लिए जो भूमि की उर्वरा शक्ति थी वो काफ़ी ज़्यादा मिल रही थी। ठीक है, उर्वरा शक्ति के साथ साथ ठीक है फसल उत्पादन करने में ठीक है काफ़ी ज़्यादा पानी, जैसे माने जाए कि अभी बारिश नहीं हो, ठीक है, वर्षा नहीं हो, तो क्या हम लोग बीज बो पाएंगे, नहीं बो पाएंगे। यानी पूर्ण रूप से आज हम लोग क्या करते हैं कि प्रकृति पर, जलवायु पर निर्भर है कि वर्षा होगी तब हम लोग कृषि कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता था कि पानी तो समुचित मात्रा मिल जाता था। ठीक है, तो पानी मिलने से क्या हुआ कि वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में कृषि कार्य करने लगे। ठीक है, अब क्या हुआ, कृषि कार्य करने से के साथ साथ जब वो ज़रूरत से ज़्यादा, मान लिया जाए कि हम लोग एक साल में 50 kg 1 क्विंटल हम लोग चावल खाएं और 5 क्विंटल उत्पादन कर दिए, तो स्वाभाविक है ज़रूरत से ज़्यादा जब हम उत्पादन करेंगे तो क्या उसको गलने के लिए छोड़ देंगे, कहीं ना कहीं बाज़ार में व्यापार करेंगे, हम लोग व्यापार करेंगे ना, बेचेंगे ना। तो जब बाज़ार में उसको बेचेंगे तो क्या उससे हमारा आय का, अर्थव्यवस्था का साधन हुआ, पैसा आएगा ना जी। तो उस पैसा से हम अन्य दूसरी वस्तुएं या जो आवश्यक वस्तुएं हैं उस वस्तुओं को हम खरीद सकते हैं, नहीं खरीद सकते हैं। क्लियर हुआ। ठीक है, दूसरा क्या था, पशुपालन। सिंधु सभ्यता के निवासी कृषि के अतिरिक्त पशुपालन भी करते थे। अब देखिए पशुपालन में क्या करते थे, पशुपालन का जो साक्ष्य मिला है वो पुरातात्विक स्रोतों के माध्यम से मिला। पुरातात्विक स्रोत कह सकते हैं कि जो स्रोत खुदाई से प्राप्त हुआ उसी को पुरातात्विक स्रोत के नाम से जानते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ कि जैसे कि गाय पालते थे, बैल पालते थे, भैंस पालते थे, भेड़, बकरी, कुत्ता आदि पालते थे। अगर मान लिया जाए कोई व्यक्ति आज गाय पाल रहा है, ठीक है, तो पशुपालन कर रहा है, तो गाय से जो भी दूध प्राप्त होंगे, बछड़े प्राप्त होंगे, क्या स्वयं वो अपने उपयोग के लिए रखेगा। बहुत ऐसे लोग खटाल खोल के रखे हुए हैं ना जी। तो कहने का मतलब है वो उसका आय का साधन हुआ, इनकम का साधन हुआ और उसी से ना वो पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, उसी तरीके से क्या कि हर व्यक्ति का अपना अपना व्यवसाय होता है। क्या हमारी जो आवश्यक वस्तुएं या फिर हमारी जो ज़रूरत वाली चीज़ें हैं, क्या सारी ज़रूरतों को उत्पादन हम स्वयं कर लेंगे, पूर्ति कर लेंगे, कर पाएंगे। कहने का मतलब है हर एक इंसान को एक दूसरे पर डिपेंड रहना पड़ता है, निर्भर रहना पड़ता है। जैसे कि सपोज मान लिया जाएगा, स्वर्णकार को देख लिया जाए, कुम्हार को देख लिया जाए, किसान को देख लिया जाए, तो क्या हर व्यक्ति चाह ले कि जितनी भी प्रकार की हमारी ज़रूरत वाली वस्तुएं हैं वो स्वयं हम उत्पादन कर पाएंगे। क्या संभव है। एक दूसरे को तो दूसरे पर तो निर्भर रहना ही पड़ेगा। और निर्भर तब रहेंगे कि जब हम अपने उपयोग से ज़्यादा कोई वस्तु का उत्पादन करेंगे, जब उसे बाज़ार में जा कर के हम बेचेंगे, तब ना हमारे पास पैसा आएगा। और हमारे पास पैसा आएगा ही नहीं तो क्या हम दूसरी वस्तु को खरीद पाएंगे, नहीं खरीद पाएंगे। तो क्या हम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। नेक्स्ट थर्ड में क्या है, कपड़ा बुनना। सिंधु निवासी संभवतः विश्व के सूत काटने, ठीक है, तथा कपड़ा बुनने वाले प्रथम लोग थे जिन्हें कपड़ा रंगने का भी ज्ञान था। ठीक है, सूती तथा गर्म दोनों का प्रकार के कपड़े की वहाँ पर क्या होता था कि तैयार किया जाता था। साथ ही साथ देखिए सबसे पहले अगर कपास उत्पादन की बात आ जाए तो सबसे पहले कपास उत्पादन का जो कार्य किए थे वो हड़प्पा निवासी जो किए थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ जो कपड़ा हम लोग सूती वस्त्र की जो बात करते हैं, वो सिला हुआ कपड़ा का भी टुकड़ा प्राप्त हुआ वहाँ से।
कपड़ा तो धागा तैयार करके वो बुनते ही थे, ठीक है, साथ साथ वो क्या हुआ कि सुई भी प्राप्त हुआ, जिस सुई के माध्यम से वो क्या करते थे, कपड़ा को सीते थे। नेक्स्ट क्या है, उद्योग धंधा। अब देखिए क्या है उद्योग धंधा में, कृषि तथा पशुपालन के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे थे, जैसे कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाते थे, ठीक है। आगे क्या है, स्वर्णकार आभूषण बनाते थे एवं अनेक घरेलू उपकरण बनाए जाते थे। क्या अगर मान लिया जाए, अब देखिए उद्योग में भी, क्योंकि उस समय जो ज़्यादा मात्रा में था वो हस्तशिल्प उद्योग था, जो हाथों के माध्यम से बनाया जाता है। आज अगर देखा जाए तो हमारे पास दो प्रकार का उद्योग है, ठीक है। पहला है कुटीर उद्योग और दूसरा हमारा क्या है, लघु उद्योग है। कुटीर उद्योग वैसे उद्योगों को कहा जाता है जिसका निर्माण, कोई भी वस्तु का निर्माण करने के लिए हम लोग खुद अपने आप में आत्मनिर्भर हो, किसी मशीन का, किसी औजार का हमारे पास ज़रूरत नहीं हो, ठीक है। जिसका उत्पादन, जैसे कि एग्जाम्पल ले लिया जाए, महिलाएं बैठकर जैसे घर में चटाई बनाती है, स्वेटर बुनना या फिर अन्य कोई काम करना, तो क्या उसके लिए उसको हथियार की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। लेकिन वही अगर हम लोग मशीन को ले लें, खेत को जोतना है ट्रैक्टर से, तो क्या हम लोग खुद जोत पाएंगे, नहीं जोत पाएंगे। तो उसके लिए क्या हुआ कि दूसरी बात कि ये जो अब देखा जाए कि हमारा जो कुटीर उद्योग था वो कहीं ना कहीं समाप्त होता नज़र आ रहा है, ठीक है। समाप्त इसलिए नज़र हो रहा है क्योंकि कुटीर उद्योग में जो भी वस्तु को बनाया जाता है उसका जो प्राइस होता है, मूल्य होता है, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। मूल्य इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि उसका खर्च कम होता है, कम समय में ज़्यादा वस्तु तैयार कर दिया जाता है। सपोज मान लिया जाए कि कोई एक हम कपड़ा को ले लें, ठीक है। एक कपड़ा को स्वाभाविक मान लिया जाए कि कुछ लोग बैठ करके खुद अपने हाथों से तैयार करें और दूसरी कपड़ा जो उद्योग में बनाया जाए, फैक्ट्री में बनाया जाए, जैसे मशीनों का प्रयोग किया जाए, ठीक है। तो स्वाभाविक है कि जो घर में बनाया जाएगा इस कपड़ा का मूल्य बहुत ज़्यादा होगा ना। दूसरी बात क्या होगा, इसमें फैशन नहीं होगा, डिजाइन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, जो मशीनों में बनाया जाएगा इसमें बहुत ज़्यादा डिजाइन होगा, फैशन होगा, ठीक है। और दूसरी बात कि इसका जो मूल्य होगा, प्राइस जो होगा वो बहुत ज़्यादा कम होगा। तो जब ज़्यादा प्राइस कम होगा तो हम फिर इसी वस्तु को ना खरीदेंगे, तो ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं समाप्त हो गया, ठीक है। आगे देखिए क्या है, ठीक है। व्यापार तथा वाणिज्य, कृषि पशुपालन उद्योग धंधा के साथ साथ सिंधु निवासी की व्यापार तथा वाणिज्य में, ठीक है, काफ़ी रुचि थी। व्यापार करने का मतलब वो कोई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते थे और अंतर्राष्ट्रीय यानी देश के अंदर, ठीक है, वो स्थल मार्ग से व्यापार करते थे और देश के बाहर यानी विदेशों से भी व्यापार करते थे, तो वो जल मार्ग से व्यापार करते थे यानी नावों के माध्यम से व्यापार करते थे, ठीक है। सिंधु निवासी आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार के व्यापार करते थे। इस सभ्यता के प्रमुख स्थल, ठीक है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो ही व्यापार के लिए प्रसिद्ध केंद्र था, ठीक है। हम कल भी बताए थे कि लोथल जो हमारा था वो व्यापारिक बंदरगाह के रूप में ज़्यादा प्रसिद्ध था, क्योंकि वहाँ पे जो था वो बंदरगाह था, इसलिए क्योंकि वहाँ पे, ठीक है, वो नावों को जो था वो खाली किया जाता था या फिर वस्तुओं को खाली किया जाता था या फिर लादा जाता था, ठीक है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों के बीच की जो दूरी थी वो 483 किलोमीटर थी, ठीक है। यानी यहाँ पे हड़प्पा, यहाँ पे मोहनजोदड़ो है, जिसकी जो दूरी थी, ठीक है, वो 483 किलोमीटर थी। फिर भी दोनों का जो संपर्क बना हुआ था वो बहुत अच्छा तरीके से बना हुआ था, ठीक है। किंतु परस्पर व्यापारिक मार्ग द्वारा जुड़े होते थे। व्यापार प्रमुखता जल मार्ग से होता था, किंतु स्थल मार्ग से, ठीक है, वे परिचित थे। स्थल मार्ग यानी जो बैलगाड़ी होता था उससे भी लोग परिचित करते थे, कहीं ना कहीं वो जानवरों को पालते थे उससे भी कहीं ना कहीं परिचित थे, ठीक है। सिक्के का प्रचलन ना होने के कारण वस्तु विनिमय का प्रचलन माध्यम था। अब देखिए क्या वस्तु विनिमय और मुद्रा विनिमय क्या होता है। वस्तु विनिमय क्या होता है कि हम लोग को वस्तु के बदले, अगर किसी व्यक्ति के पास आटा है, किसी के पास चावल है, तो हमको उस व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा व्यक्ति को चावल की ज़रूरत है, कौन सा व्यक्ति को आटा की ज़रूरत है, ढूंढना पड़ेगा ना। लेकिन आज अगर मुद्रा विनिमय है, पैसा का प्रचलन आ गया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से जा कर के हम लोग किसी बाज़ार से, अगर मान लिया जाए आज यहाँ इस कोई दूसरा दुकान में नहीं, दूसरा दुकान से हम लोग ले सकते हैं। यानी वस्तु विनिमय में ये सारी समस्याएँ थी, लेकिन क्या मुद्रा विनिमय समस्याएँ हैं, हमारे पास पैसा है, मुद्रा है, तो कहीं भी जाकर हम लोग खरीद सकते हैं ना, ठीक है। देखिए ये क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या कर रहे हैं, कृषि कर रहे हैं ना, जैसे कि धान की खेती या फिर गेहूं की खेती कर रहे हैं,
ठीक है। अब क्या था कि आर्थिक कार्य में लगे लोग, अब मान लीजिए कि किसी तरह कुआं बना रहे हैं या फिर किसी अन्य कार्य को कर रहे हैं, ठीक है। ये तो साफ स्पष्ट हो जा रहा है ना कि आखिर ये अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए, मजबूत करने के लिए कहीं ना कहीं कार्य को ही कर रहे हैं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में।